हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल आज क्लास में। आज की इस वीडियो में हम आपको एक चैलेंज देंगे। चैलेंज ये है कि आपको 20 ऑब्जेक्टिव प्रश्न दिया जाएगा और आपको 20 में से 20 सही करके दिखाना है, वो भी फिजिक्स के यानी भौतिकी के। अगर ये आप कर सकते हैं तो अपना पीठ अपने हाथ से थपथपा लीजिए, क्योंकि आप बहुत ही अच्छी तैयारी कर रहे हैं। अगर आपका 20 में से 20 सही नहीं हुआ तो प्लीज़ आप लोग थोड़ी सी और मेहनत यहाँ पे कीजिएगा। और ये जो 20 ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम आपको देंगे वो काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा 2021 बोर्ड एग्जाम के लिए। तो प्लीज आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा और 20 के 20 प्रश्न आप लोग जरूर देखिएगा, इससे आपको अंदाजा लग जाएगा आपकी पढ़ाई का। तो आइए शुरू करते हैं पहले नंबर प्रश्न से। तो यहाँ पे देखिए पहला नंबर प्रश्न है कि चुंबक के कितने ध्रुव होते हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि जो चुंबक होता है उसके कितने ध्रुव होते हैं। ए ऑप्शन है 2, बी ऑप्शन है 3, सी ऑप्शन है 4, डी ऑप्शन है 5। तो यहाँ पे आपको बताना है कि चुंबक के कितने ध्रुव होते हैं। तो चुंबक के 2 ध्रुव होते हैं, ये आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक होता है उत्तरी ध्रुव और एक होता है दक्षिणी ध्रुव, तो ये दोनों ही आपको यहाँ पे याद रखना है। और चुंबक के कितने ध्रुव होते हैं, तो 2 होते हैं, ये भी आपको साथ में याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे 2 नंबर प्रश्न है कि प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं। ए ऑप्शन है 1, बी ऑप्शन है 2, सी ऑप्शन है 3, डी ऑप्शन है 4। तो यहाँ पे आपको बताना है कि प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं। तो प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम होते हैं, ये आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और प्रकाश के परावर्तन के भी कितने नियम होते हैं, तो प्रकाश के परावर्तन के भी 2 ही नियम होते हैं, तो इसको भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे 3 नंबर प्रश्न है कि किस प्रतिबिंब को पर्दे पे उतारा जा सकता है। यहाँ पे आपको बताना है कि किस प्रतिबिंब को पर्दे पे उतारा जा सकता है। ए ऑप्शन है वास्तविक प्रतिबिंब को, बी ऑप्शन है काल्पनिक प्रतिबिंब को, सी ऑप्शन है दोनों को, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि किस प्रतिबिंब को पर्दे पे उतारा जा सकता है। तो जो वास्तविक प्रतिबिंब होता है उसे हम लोग पर्दे पे उतार सकते हैं, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जो काल्पनिक प्रतिबिंब होता है इसे हम लोग पर्दे पे नहीं उतार सकते। और जो वास्तविक प्रतिबिंब होता है वो उल्टा होता है और जो काल्पनिक प्रतिबिंब होता है वो सीधा होता है, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो एक भी प्रश्न आप स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा और अपना स्कोर यहाँ पे याद करते चलिएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे 4 नंबर, आपको यहाँ पे 20 में से पूरा 20 यहाँ पे सही करना है। 4 नंबर प्रश्न यहाँ पे देख लीजिए, जिस दर्पण का परावर्तक सतह बाहर निकला होता है उसे क्या कहते हैं। ए ऑप्शन है उत्तल दर्पण, बी ऑप्शन है अवतल दर्पण, सी ऑप्शन है समतल दर्पण, डी ऑप्शन है उभयोतल दर्पण। तो यहाँ पे आपको बताना है कि जिस दर्पण का परावर्तक सतह बाहर की ओर निकला हुआ होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग उत्तल दर्पण कहते हैं। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जिस दर्पण का परावर्तक सतह अंदर की तरफ धंसा हुआ होता है उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे अवतल दर्पण कहते हैं। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे 5 नंबर प्रश्न देखिए काफी महत्वपूर्ण है कि मानव नेत्र में कौन सा लेंस होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि जो मानव का नेत्र होता है उसमें कौन सा लेंस होता है। ए ऑप्शन है उत्तल लेंस, बी ऑप्शन है अवतल लेंस, सी ऑप्शन है बेलनाकार लेंस, डी ऑप्शन है समतल लेंस। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मानव नेत्र में कौन सा लेंस होता है। तो मानव नेत्र में उत्तल लेंस होता है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और एक प्रश्न ये भी पूछता है कि मानव नेत्र में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है, तो रेटिना पे बनता है, जिसे हम लोग दृष्टिपटल कहते हैं। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 6 नंबर प्रश्न देख लीजिए, काफी महत्वपूर्ण है कि चंद्रमा पे खड़े व्यक्ति को आकाश कैसा दिखाई देता है। ए ऑप्शन है लाल, बी ऑप्शन है नीला, सी ऑप्शन है पीला, डी ऑप्शन है काला। तो यहाँ पे आपको बताना है कि चंद्रमा पे खड़े व्यक्ति को आकाश कैसा दिखाई देता है, तो काला दिखाई देता है। यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और काला क्यों दिखाई देता है, क्योंकि वहां पे वायुमंडल नहीं होता है, और जब वायुमंडल नहीं होगा तो प्रकाश की प्रकीर्णन नहीं हो पाएगा, जिससे आकाश कैसे दिखाई देगा, काला दिखाई देगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे 7
7 नंबर प्रश्न देखिए, काफी महत्वपूर्ण है कि विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का खोज किसने किया था। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का खोज किसने किया। ए ऑप्शन है न्यूटन ने, बी ऑप्शन है ओस्टर्ड ने, सी ऑप्शन है मैक्सवेल ने, डी ऑप्शन है ओम ने। तो यहाँ पे आपको बताना है कि विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का खोज किसने किया, तो ओस्टर्ड ने किया, ये आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो प्लीज आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। पूरे 20 के 20 यहाँ पे आप लोग प्रश्न देखिएगा, काफी बड़ा वीडियो नहीं होगा ये। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 8 नंबर प्रश्न देखिए, यह भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि प्रकाश की चाल सबसे अधिक होता है। यहां पे आपको बताना है कि प्रकाश की चाल सबसे अधिक किसमें होता है। ए ऑप्शन है निर्वात में, बी ऑप्शन है जल में, सी ऑप्शन है हीरा में, डी ऑप्शन है कांच में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि प्रकाश की चाल सबसे अधिक होता है तो कहां पे होता है, तो निर्वात में होता है, ये आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है, तो 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड होता है, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 9 नंबर प्रश्न है कि इलेक्ट्रॉन पर कौन सा आवेश होता है। यहां पे आपको बताना है कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उस पे कौन सा आवेश होता है। ए ऑप्शन है धन आवेश, बी ऑप्शन है ऋण आवेश, सी ऑप्शन है दोनों, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि इलेक्ट्रॉन पर कौन सा आवेश होता है, तो जो इलेक्ट्रॉन होता है उस पर ऋण आवेश होता है, ये आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जो प्रोटॉन होता है उस पर धन आवेश होता है, तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। और जो न्यूट्रॉन होता है उस पे कोई भी आवेश नहीं होता, ये चार्जलेस होता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 10 नंबर प्रश्न देखिए कि वैसा धारा जिसका मान बदलते रहता है उसे क्या कहते हैं। ए ऑप्शन है दिष्ट धारा, बी ऑप्शन है प्रत्यावर्ती धारा, सी ऑप्शन है दोनों, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि वैसा धारा जिसका मान बदलते रहता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं, यानी एसी करंट कहते हैं, ये आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जिस धारा का मान नहीं बदलता है वो क्या कहलाता है, तो दिष्ट धारा कहलाता है, यानी डीसी करंट कहलाता है। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो एक भी प्रश्न आप स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 11 नंबर प्रश्न है कि तारे क्यों टिमटिमाते हैं। जो तारे होते हैं वो टिमटिमाते हुए नजर आते हैं, तो क्यों आते हैं। ए ऑप्शन है वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण, बी ऑप्शन है वर्ण विक्षेपण के कारण, सी ऑप्शन है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि तारे क्यों टिमटिमाते हैं। तो जो तारे होते हैं वो क्यों टिमटिमाते हैं, तो वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण टिमटिमाते हुए नजर आते हैं, ये आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 12 नंबर प्रश्न है कि प्रिज्म का अपवर्तन कोण कितने डिग्री का होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि जो प्रिज्म होता है उसका अपवर्तन कोण कितने डिग्री का होता है। ए ऑप्शन है 30 डिग्री का, बी ऑप्शन है 60 डिग्री का, सी ऑप्शन है 45 डिग्री का, डी ऑप्शन है 90 डिग्री का। तो यहाँ पे आपको बताना है कि प्रिज्म का अपवर्तन कोण कितने डिग्री का होता है, तो ये 60 डिग्री का होता है, ये आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जो प्रिज्म होता है इसके कितने फलक होते हैं, ये बार बार प्रश्न पूछता है कि प्रिज्म के कितने फलक होते हैं, तो 5 फलक होते हैं, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 13 नंबर प्रश्न है कि विद्युत फ्यूज किस सिद्धांत पे कार्य करता है। यहाँ पे आपको बताना है कि जो विद्युत फ्यूज होता है वो किस सिद्धांत पे कार्य करता है। ए ऑप्शन है उष्मीय प्रभाव पे, डी ऑप्शन है रासायनिक प्रभाव पे, सी ऑप्शन है चुंबकीय प्रभाव पे, डी ऑप्शन है न्यूटन के नियम पे। तो यहाँ पे आपको बताना है कि जो विद्युत फ्यूज होता है वो किस सिद्धांत पे कार्य करता है, तो ये धारा के उष्मीय प्रभाव पे कार्य करता है, ये आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 14 नंबर प्रश्न यहाँ पे देखिए, प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु के ऊंचाई के अनुपात को क्या कहते हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु के ऊंचाई के अनुपात को क्या कहते हैं। ए ऑप्शन है फोकस, बी ऑप्शन है ध्रुव, सी ऑप्शन है आवर्धन, डी ऑप्शन है वक्रता केंद्र। तो यहाँ पे आपको बताना है कि प्रतिबिंब के ऊंचाई तथा वस्तु के ऊंचाई के अनुपात को क्या कहते हैं, तो आवर्धन कहते हैं। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी पूछता है कि आवर्धन का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, तो
आवर्धन का ए सही मात्रक नहीं होता है, ये मात्रक विहीन होता है, तो ये भी साथ में आप याद रखिएगा, काफी महत्वपूर्ण पॉइंट है ये। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 15 नंबर प्रश्न देखिए, जब नेत्र लेंस धुंधला या अपारदर्शी हो जाता है तो उसे कौन सा दोष कहते हैं? ए ऑप्शन है दूरदृष्टि दोष, बी ऑप्शन है निकट दृष्टि दोष, सी ऑप्शन है जरा दृष्टि दोष, डी ऑप्शन है मोतियाबिंद। तो यहाँ पे आपको बताना है कि जब नेत्र लेंस धुंधला या अपारदर्शी हो जाता है तो उसे कौन सा दोष कहते हैं? तो उसे मोतियाबिंद कहते हैं, ये आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है? तो उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है, ये आपको याद रखना है। और निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो एक भी प्रश्न आप स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 16 नंबर प्रश्न है कि सोलर सेल प्रकाश ऊर्जा को किस रूप में बदलता है? यहाँ पे आपको बताना है कि जो सोलर सेल होता है वो प्रकाश ऊर्जा को किस रूप में बदलता है, ये आपको बताना है। ए ऑप्शन है यांत्रिक ऊर्जा में, बी ऑप्शन है यहाँ पे रासायनिक ऊर्जा में, सी ऑप्शन है विद्युत ऊर्जा में, डी ऑप्शन है प्रकाश ऊर्जा में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि जो सोलर सेल होता है वो प्रकाश ऊर्जा को किस रूप में बदलता है? तो ये विद्युत ऊर्जा में बदलता है, ये आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और सोलर सेल बनाने में अर्धचालकों का प्रयोग किया जाता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 17 नंबर प्रश्न है कि प्रकाश किसका रूप है? यहाँ पे आपको बताना है कि जो प्रकाश है ये किसका रूप है। ए ऑप्शन है धारा का, बी ऑप्शन है ऊर्जा का, सी ऑप्शन है शक्ति का, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि प्रकाश किसका रूप है। तो प्रकाश किसका रूप है? ऊर्जा का एक रूप है, ये आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जो प्रकाश होता है वो हमेशा सीधी रेखा में गमन करता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 18 नंबर प्रश्न यहाँ पे देखिए, उत्तल दर्पण में किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि जो उत्तल दर्पण होता है उसमें किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है। ए ऑप्शन है सीधा और छोटा, बी ऑप्शन है उल्टा और छोटा, सी ऑप्शन है सीधा और बड़ा, डी ऑप्शन है उल्टा और बड़ा। तो यहाँ पे आपको बताना है कि उत्तल दर्पण में किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है। तो छोटा और सीधा बनता है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और एक प्रश्न ये भी रहता है कि मोटर गाड़ी में साइड मिरर के रूप में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि ये सीधा और छोटा प्रतिबिंब बनाता है किसी भी वस्तु का, इसीलिए कहां पे उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं? तो मोटर गाड़ी के साइड मिरर के रूप में करते हैं। और मोटर गाड़ी का जो हेडलाइट और बैकलाइट होता है, यानी जो आगे का लाइट होता है अग्रदीप होता है और जो पीछे का लाइट होता है, उसमें किस दर्पण का प्रयोग करते हैं? तो अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 19 नंबर प्रश्न है कि किस रंग का तरंगदैर्ध्य सबसे अधिक होता है? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि किस रंग का तरंगदैर्ध्य सबसे अधिक होता है। ए ऑप्शन है लाल रंग का, बी ऑप्शन है हरा रंग का, सी ऑप्शन है ब्लू रंग का, डी ऑप्शन है बैगनी रंग का। तो यहाँ पे आपको बताना है कि किस रंग का तरंगदैर्ध्य सबसे अधिक होता है। तो जो लाल रंग होता है इसका तरंगदैर्ध्य सबसे अधिक होता है, ये आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और लाल रंग सबसे कम फैलता है या सबसे कम झुकता है, तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। और जो बैगनी रंग होता है इसका तरंगदैर्ध्य बहुत ही कम होता है और इसका झुकाव सबसे अधिक होता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 20 नंबर प्रश्न है कि इंद्रधनुष में सबसे बाहर कौन सा रंग दिखाई देता है? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि इंद्रधनुष में सबसे बाहर कौन सा रंग दिखाई देता है। ए ऑप्शन है लाल, बी ऑप्शन है बैगनी, सी ऑप्शन है नीला, डी ऑप्शन है पीला। तो यहाँ पे आपको बताना है कि इंद्रधनुष में सबसे बाहर कौन सा रंग दिखाई देता है। तो कौन सा रंग सबसे बाहर दिखाई देता है? लाल रंग दिखाई देता है, ये आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और सबसे अंदर कौन सा रंग दिखाई देता है? तो बैगनी रंग दिखाई देता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। अगर आपका यहाँ पे देखिए 20 में से 20 सही हो गया तो अपने हाथ से अपना पीठ थपथपा लीजिए, क्योंकि आप यहाँ पे तैयारी कर रहे हैं और बहुत ही अच्छी आपकी तैयारी चल रही है। अगर आपका नहीं आया है 20 में से, अगर मान लीजिए 18 आ गया, 17 आ गया, 18 से नीचे आ गया, तो समझ लीजिए आप में और कमी है और इस कमी को आप लोग दूर कीजिए पढ़ाई करके। और जिनका 20 में से 20 आया है, अगर हम पास में रहते तो आपका पीठ हम थपथपाते, लेकिन है नहीं, तो अपना पीठ क्या कर लीजिए,
अपने हाथ से थपथपा लीजिए। और यहाँ पे देखिए, आइए देखते हैं यहाँ पे होमवर्क प्रश्न यहाँ पे देख लीजिए, आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है। यहाँ पे आपको बताना है कि आकाश का जो रंग होता है वो नीला दिखाई देता है हमें, तो क्यों नीला दिखाई देता है, इसका कारण क्या है, ये आपको बताना है। ए ऑप्शन है वायुमंडलीय अपवर्तन, बी ऑप्शन है वर्ण विक्षेपण, सी ऑप्शन है प्रकाश के परावर्तन, डी ऑप्शन है प्रकाश के प्रकीर्णन। तो यहाँ पे आपको बताना है कि आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है। जो भी ऑप्शन इसमें से सही लगे वो आप हमें क्या कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा और अपना पीठ याद से थपथपा लीजिएगा जिनका 20 में से 20 सही हो गया है तो। और वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को ऑल पे दबा लीजिएगा ताकि जब भी क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।